हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कीट परागण पर। कीट परागण पर हम लोग फिग एंड फिग बॉस पर बात कर चुके थे। आज हम लोग साल्विया पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो आपके दिमाग में आ रही होगी कि साल्विया में जो परागण होता है वो किसके थ्रू होता है। बिल्कुल बात ठीक है। जब हम बात सजीव परागण की कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई जो परागण करता होगा वो सजीव होगा, सीधी सी बात है। तो वो कौन है? तो याद रखना, साल्विया में परागण मैं लिख देता हूं, साल्विया में परागण कीट के माध्यम से होता है। साल्विया में परागण कीट के माध्यम से होता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जब कीट के थ्रू परागण होता है तो अभी तक जो हम लोग पढ़ा था तो हमको जानकारी मिली थी कि जो भी परागण कीट के थ्रू होता है वहां पर जो पुष्प होता है वो जो कीट परागण करता होता है, जो कीट परागण करता होता है उस कीट को या तो वो पारितोषिक के रूप में पराग कर देता है या मकरंद देता है। तो यहां पर उसको पारितोषिक के रूप में मिलता क्या है, इस बात को आप लोग समझना चाहेंगे। तो क्या होता है कि जो परागकण होता है और मकरंद होता है, क्या वो भी इसको मिलता है? चलो पता करते हैं क्या होता है। ये जैसे प्रवेश द्वार है, कीट यहां पे आया और पुष्प के अंदर प्रवेश करता है। इस पूरे फिगर को समझने का प्रयास करना। तो कीट जब यहां पर प्रवेश करता है तो कीट जो आता है सर्वप्रथम, मैं इसे स्पर्श बिंदु को कहता हूं। क्या कहता हूं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु है ना। तो स्पर्श बिंदु से क्या होता है, कीट जैसे स्पर्श बिंदु को स्पर्श करता है उसकी पीठ पर इस साल्विया का लचीला तंतु, ये जो आप देख रहे हो लचीला तंतु है, ये कुछ इस प्रकार जो आपको दिख रहा है ये लचीला तंतु है। लचीला तंतु के एक सिरे पर तो स्पर्श बिंदु था जिस पर कीट आके बैठ जाता है, किंतु इसके दूसरे सिरे पर आप देख रहे हो एंथर है। एंथर माना कि परागकोश। परागकोश में हमको पता है कि परागकण पाए जाते हैं, हम लोग समझते हुए आ रहे हैं पीछे से। एक एक लेक्चर को आप लोग, पिछले लेक्चरों को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं। अब जैसे ही कीट इस स्पर्श बिंदु पर बैठता है तो तंतु लचीला होने के कारण जो इस साल्विया का जो परागकोश है वो कीट की पीठ को स्पर्श करता है, और जैसे ये कीट की पीठ को स्पर्श करता है तो ये परागकोश क्या करेगा, अपने परागकण उस कीट की पीठ पर छोड़ देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये कीट की पीठ पर परागकोश छोड़ता है तुरंत वो कीट क्या करता है, उस परागकोश से जो परागकण लिए हैं उन परागकणों से युक्त वो दूसरे पुष्प पर जाएगा, साल्विया के दूसरे पुष्प पर जाएगा। वहां पर भी जब ये कीट जाता है और इस स्पर्श बिंदु पर बैठता है तो क्या होता है वहां पर कि जब ये कीट दूसरे किसी साल्विया के पुष्प पर जाएगा तो वहां पर वो कीट पहले से ही परागकण लेकर आया है। अब जैसे ही उस पुष्प के जो दूसरे पुष्प पर गया है वहां पर स्पर्श बिंदु पर बैठेगा, तुरंत वहां पर क्या होगा कि अब उस पुष्प का जो परागकोश है वो उसकी पीठ को स्पर्श करेगा और अपने परागकण डाल देगा। किंतु जो अभी पहले वाले पुष्प से परागकण जो उसकी पीठ पर उपस्थित हैं उन परागकणों को ये स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र ग्रहण कर लेती है। क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। यानी जो पहले पुष्प से वो परागकण लेकर आया है वो परागकण अब इस वर्तिकाग्र में चिपक जाएंगे और इस परागकोश के परागकण उसकी पीठ पर आ जाएंगे। इस प्रकार परागण क्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? परागण प्रक्रिया संपन्न होती है। और जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र का काम होता है परागकणों को ग्रहण करना और परागकोश का काम होता है परागकणों का उत्पादन करना।
इस प्रकार परागण क्रिया संपन्न होती है। यहां पर आपको एक बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। बड़ा अच्छा यहां पर देखने को मिलेगा आपको कि जब कीट आता है तो कीट को एक तरीके से धन्यवाद दिया जाता है, आपका आभार, कीट का आभार व्यक्त किया जाता है। यहां पर देखो ना, आपको लगता है जैसे आपके कोई व्यक्ति चरण स्पर्श करता है तो उसको आप आभार व्यक्त करते हो, धन्यवाद देते हो, तो वही प्रोसेस यहां पर देखने को मिलती है सालविया में। तो आपको इस तरह से सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। धन्यवाद देता हुआ प्रतीत होता है ना। उसी समय पुष्प के वर्तिकाग्र जैसे ही धन्यवाद देता है तो वर्तिकाग्र जो होती है परागकणों को ग्रहण कर लेती है और जो परागकोश होता है वो परागकणों को कीट की पीठ पर रख देता है। इस प्रकार आपको पूरा सालविया का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कैलोट्रोपिस में स्थानांतरण उपकरण। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो कैलोट्रोपिस में स्थानांतरण उपकरण है, उसकी बात समझते ये किसके थ्रू होता है। तो याद रखना, इसमें भी परागण जो होता है वो कीट के थ्रू होता है। इसमें भी जो परागण का माध्यम है वो क्या है, कीट है। क्या होता है कि ये जो कैलोट्रोपिस में स्थानांतरण उपकरण देख रहे हो, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपको दो बैग दिख रहे होंगे, थैले सदृश संरचना दिख रही होंगी। इन दोनों थैलों में क्या है, परागकण है। इन दोनों थैलों में क्या है, क्या है, दोनों थैलों में परागकण है। क्या है, इन दोनों थैलों में परागकण है ना। इनमें परागकण होते हैं। अब ये जो थैले होते हैं जिनमें परागकण होते हैं उन्हें पॉलिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनियम। ये शब्द याद रखना, गलती नहीं करना। क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। और ये परागकणों से युक्त जो थैले हैं ये एक वृंत से अलग अलग वृंत से एक बिंदु पर जुड़ते हैं। तो जिस बिंदु पर जुड़ते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कार्पस्कुलम। क्या बोलते हैं, कार्पस्कुलम कहते हैं। अब ये कार्पस्कुलम से पॉलिनियम जिस तंतु द्वारा जुड़ते हैं, जिस वृंत द्वारा जुड़ते हैं, उन वृंत को हम लोग रेटिनेकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिनेकुलम कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा रेटिनेकुलम, ये रेटिनेकुलम। क्या कहते हैं, रेटिनेकुलम। तो आपको ये टर्म याद रखने, यही एग्जाम में टर्म पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है कि ये जो परागकोश जो आपको कैलोट्रोपिस में जो आपको स्थानांतरण उपकरण जो होता है, कैलोट्रोपिस का जो स्थानांतरण उपकरण होता है उसमें एक थैले सदृश संरचना होती है जिसमें परागकण पाए जाते हैं। उन दो थैलों को क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। ये थैले एक वृंत के थ्रू एक बिंदु पर जुड़े होते हैं, उस बिंदु को हम लोग कार्पस्कुलम कहते हैं। और ये थैले कार्पस्कुलम से जिस वृंत के थ्रू जुड़े होते हैं उस बिंदु को हम लोग रेटिनेकुलम कहते हैं। इस प्रकार ये बिंदु आपको याद रखने। अब देखो यहाँ पे एक बिंदु लिखा हुआ है, इस पूरे के पूरे गुच्छों को, है ना। अब इनमें दोनों गुच्छे भी शामिल हो गए आपके, है ना, ये वृंत भी शामिल हो गए, है ना। और ये जो कार्पस्कुलम है जिस पर ये आके दोनों के दोनों गुच्छे एक वृंत के थ्रू जुड़े हुए हैं, उन कार्पस्कुलम, इन तीनों की तीनों मतलब पूरी की पूरी संरचना को मिलाकर हम बोलूं तो हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण उपकरण। क्या कहते हैं, स्थानांतरण उपकरण। और इंग्लिश में बोलते तो बोलते हैं ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी की हिंदी होती है स्थानांतरण उपकरण। क्या कहते हैं, स्थानांतरण उपकरण कहते हैं। तो इस प्रकार तुमको ये भी पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ये भी पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन इन यक्का। यक्का में जो पॉलिनेशन होता है इसके विषय में आपके एनसीईआरटी में भी जिक्र किया गया है।
ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि 101% एग्जाम में आने की संभावना है इसकी, ठीक है। तो यक्का में परागण, पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए, यक्का में परागण, बोलूं तो पॉलिनेशन, परागण मौत के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? मौत के माध्यम से होता है। मौत अपने अंडे को पुष्प के अंडाशय में, मौत अपने अंडों को पुष्प के अंडाशय में, मौत अपने अंडों को पुष्प के अंडाशय में देता है। देखो यहां पर, अब यहां पर भी क्या दिख रहा होगा? मौत अपने अंडों को पुष्प के अंडाशय में देता है ना। इसी कारण इसी के माध्यम से यक्का का परागण भी हो जाता है ना। लिख देता हूं, इसी के माध्यम से, इसी के माध्यम से यक्का परागण संपन्न हो पाता है। अब यहां पर देखो, मैंने बताया था कि जो कीट है यानी जीवों में तो ये बिल्कुल तय है कि जब भी इनमें परागण होगा, जो परागण करता होगा उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है ना। तो यहां पर यक्का में क्या है? यक्का ने क्या किया? वहां पर आपने देखा था कि जो साल्विया में परागण हुआ था वहां पर कीट को धन्यवाद दिया गया था। यहां पर क्या होता है कि यक्का ने क्या किया कि कीटों ने जो परागण किया इसके लिए जो उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कीट ने, तो उसके लिए इसने अंडे देने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। क्या किया? अंडे देने के लिए स्थान उपलब्ध कराया, है ना। तो वही लिखा उस, अब यहां पर कीट को तो बेनिफिट ये हो गया, कीट को तो फायदा ये हो गया कि उसके अंडे सुरक्षित रहेंगे। क्यों अंडे सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि मौत ने अपने अंडे पुष्प के अंडाशय में दे रखे हैं। और वो पुष्प किसका है? यक्का का पुष्प है। किसका पुष्प है? यक्का का पुष्प है। तो इन्होंने पुष्प के अंडाशय के अंदर अपने अंडे दे रखे हैं, तो एक तो उसके अंडे सुरक्षित हो गए, ये कीट को फायदा मिला। और यहां पर यक्का को क्या फायदा मिला? यक्का को फायदा ये मिला कि इसमें परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सकी, है ना, परागण संपन्न हो सका। तो यहां पर दोनों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है ना। तो इस प्रकार यहां पर उसको पारितोषिक के रूप में क्या मिल रहा है? पारितोषिक के रूप में मौत को यहां पे क्या मिल रहा है? अंडे देने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। अब बात आती है, अब यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी। यक्का यानी मौत, जो यक्का का जो परागण करता है वो क्या है? मौत है। तो मौत का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये पूछा जा चुका है। टेजेटिकुला। टेजेटिकुला मौत का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? टेजेटिकुला जो है, टेजेटिकुला मौत का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम यदि पूछ लिया जाए आपको तो टेजेटिकुला याद रखना है। तो यहां पर जो यक्का में परागण का जो माध्यम है, जो परागण करता है वो क्या है? टेजेटिकुला है। अब देखिए क्या लिखा, यक्का का परागण। अब यहां पर एक चीज और याद रखना पड़ेगा, मौत का जीवन चक्र यक्का के पादप के बिना नहीं चल सकता है ना। लिख देता हूं, मौत का जीवन चक्र
मौत का जीवन चक्र मौत का जीवन चक्र जीवन चक्र यक्का के बिना नहीं चल सकता है। बिल्कुल बात ठीक है। मौत का जीवन चक्र यक्का के बिना नहीं चल सकता है। और यक्का का परागण, ये भी लिख लो। और इतना ही नहीं, यक्का को भी याद रखना पड़ेगा। क्या? और यक्का का परागण मौत के बिना नहीं हो सकता है। क्या बोलोगे? नहीं हो सकता है। क्योंकि उस पुष्प में मात्र, क्योंकि उसके पुष्प में मात्र यक्का ही जा सकता है और कोई नहीं। क्योंकि यक्का के पुष्प में, लिख लो, क्यों का मतलब जरूर आना चाहिए आपको। क्योंकि यक्का के पुष्प के अंडाशय में मात्र मौत ही प्रवेश कर सकता है। दूसरा और कोई नहीं। तो यहां से इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि यदि यक्का नहीं तो मौत नहीं, मौत नहीं तो यक्का नहीं। अब यहाँ पे मौत मत समझ लेना, है ना समझदार हो फिर। ठीक है, तो यक्का नहीं तो मौत नहीं, मौत नहीं तो यक्का नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने कुछ आपको कीटों के विषय में बताया, जो कि आपको, ये मैंने एक साथ 3-4 बिंदुओं को जो नोट डाउन कराया है, वो बिंदु आपको पता होने चाहिए, है ना।